ज्ञानवापी के मसले पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच 7 समुंदर पार राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान ने सियासत को नई हवा दे दी है। लंदन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया नामक प्रोग्राम में भारत के हालातों पर कई बयान दिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी राहुल गांधी के निशाने पर भाजपा ही रही। राहुल ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. फिर क्या था, दिल्ली से भोपाल तक राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। मध्य प्रदेश बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल के नेतृत्व को लेकर उन पर जमकर हमलावर है। खुद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो राहुल गांधी को देश का सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता बता दिया। तो वही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ना तो राम के हैं और ना ही राष्ट्र के हैं। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता। देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो राहुल तो न राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वास्तवता यही है कि न तो वो राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। भारत को बदनाम करने का कोई अवसर पूरी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ती है। महान भारत को बदनाम भारत करने की चेष्टा है और देश अब समझ गया है इस कांग्रेस को भी और इन राहुल गांधी को भी। वहीं राहुल गांधी के ज्ञान पर सियासी घमासान के बाद कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, जो पार्टी के युवराज का बचाव करते नजर आए। राहुल गांधी ने तो केवल इतना कहा है कि सांप्रदायिकता का ये केरोसिन छिड़क रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ यही नहीं, आग भी लगा रहे हैं। भारत माता का क्या लेना देना इनसे? अरे भारत माता तो वो समय उसकी लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तब ये तो क्वारंटाइन थे। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी राहुल के ज्ञान पर सियासी बवाल मच चुका है। एक बार फिर राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ेगा, वो भी तब जब आगामी दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राहुल और राजनीति का माहौल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या विदेश में देश के खिलाफ बयान देकर फंसे राहुल? राहुल गांधी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की खामियां गिनाना कितना जायज? क्या राहुल गांधी के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस? क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। लंदन दौरे पर गए राहुल ने आइडियाज फॉर इंडिया, राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया में जो आइडिया दिया, उस पर कोई ये कहेगा नहीं कि व्हाट एन आइडिया सर जी। क्या आइडिया दिया? उन्होंने कहा कि केरोसिन छिड़की जा रही है पूरे देश पर, देश रहने लायक नहीं है। जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया वर्तमान में, अगर मान लो वो ऐसा महसूस करते हैं तो जहां उन्होंने बोला, क्या वो लोग यहां कुछ कर लेंगे? करना तो एक विपक्षी दल के तौर पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के तौर पर आपको ही है।
जहां आपकी सरकारें हैं वहां करिए। संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। तो जहां आपकी सरकारें हैं वहां कहाँ राम राज्य है? जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां बताइए उदाहरण कि वहां बेरोजगारी या शिक्षा और तमाम मसलों पर बहुत ही अभूतपूर्व काम हुआ है। जाकर देश के बाहर, देश के विरुद्ध इस प्रकार की बात करना किस लिहाज से ठीक कहा जा सकता है? और क्या इस देश के मंच पर आके कोई और देश इस प्रकार की बातें करता है? तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, किसी और देश का प्रवक्ता, किसी और देश का राजनेता क्या आकर अपने देश के विषय में इस प्रकार की बातें करता है? बहरहाल राहुल जी के लिए पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि उनका मतलब जो है, उनका मकसद जो है देश का अपमान करना नहीं था। उन्होंने सच्चाई बयां की है, लेकिन सच्चाई बयां कहाँ की है यह भी मायने रखता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं, हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फिरोज जी, ये आइडियाज फॉर इंडिया, इसमें कौन सा आइडिया आपको ऐसा लगा जो इंडिया के लिए है? फिरोज जी, अखबार में बड़ी अच्छी आवाज आ रही है आपको? आ रही। ऑस्ट्रेलियन अखबार में बड़ी अच्छी चीज लिखी थी कि ऑस्ट्रिच जो है, फ्रंट पेज पे लिखी थी पिछले साल 2021 में कि जो ऑस्ट्रिच है यानी शुतुरमुर्ग है, वो रेत में अपनी गर्दन नहीं गड़ाता, लेकिन भारत सरकार गड़ाती है। ये ऑस्ट्रेलियन अखबार की हेडलाइन है जो उन्होंने कोरोना के समय में दी थी। जो राहुल गांधी जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात की कि अगर इस देश के भाईचारे को जिस तरीके से आइडियाज ऑफ फॉर इंडिया कार्यक्रम था ना, और जो भारत के जो एनआरआईज थे वो इस कार्यक्रम में थे, और इसी बात पर हम भारत के लोग डिस्कस कर रहे थे। जिस तरीके से एक हमारी सनातनी संस्कृति को तहस नहस और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो हम बता रहे हैं। अब आपको तथ्य देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने भारत सरकार, जो भारत है, उसको मोस्ट कंसर्न नेशन में रखा है कि यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं रह गई भारत में। उसने अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत को जोड़ दिया। अभी गए थे जयशंकर, इनका मुंह सूख गया था जब वहां के मीडिया ने शुरू किया कि आप जिस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो आप व्यवहार देखिए। उनका मुंह सूख गया, इनको चाहिए वीडियो हमसे ले लें। नंबर 3 बात, अभी गए थे जयशंकर जी और मोदी जी के सामने कमला हैरिस ने कह दिया कि आपके यहाँ जो है रिलीजियस टॉलरेंस नहीं बची है आपके देश में। आपके देश में आर्टिकल 25 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो नहीं है आपके देश में। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनका मुंह थोड़ी है दिखाने लायक, इनकी तो सोच वैसी है। और एक चौथा आपको दे देता हूं, इनके एक भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सांसद है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने अरब की महिलाओं के खिलाफ ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने पवन कपूर जो है, उनका एम्बेसडर का नाम भी बता देता हूं, उनको बुला के बिठा लिया अपने यहाँ और उनको समझाया हिंदी में कि आपके यहाँ से ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बता दे कि ये इस तरीके के काम चलेंगे या हम आपसे रिलेशन खत्म करें। उसका नतीजा ये हुआ कि जयशंकर को भी ट्वीट करना पड़ा, मोदी जी को भी ट्वीट करना पड़ा और मुख्तार अब्बास नकवी को भी ट्वीट करना पड़ा। ये स्थिति कर दी है। यानी हमारे देश के लोग, अगर हमारे देश के डेलीगेट्स दूसरे देशों में जाएं तो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पे बात नहीं करते। अब मोदी राज में ये सवाल किए जाते हैं कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को क्या हो गया, आपका जो वासुदेव कुटुंबकम का क्या हुआ, आपकी जो सनातनी संस्कृति थी सर्वधर्म समभाव उसका क्या हुआ। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सही कहा, शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। ये बेशरम लोग हैं, बेशरमी से बात कर रहे हैं, तो डूब मरना चाहिए शर्म से कि इन्होंने हमारे देश की ये इंटरनेशनल पूरी दुनिया में ये तस्वीर पैदा कर दी है जो आज तक नहीं हुई। इस देश के लोग जाते थे तो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते थे। देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वहां जाके लंदन में, यहाँ देश में चुनाव वगैरह में लोगों को क्यों कार्यक्रम क्या था? आइडिया फॉर इंडिया था ना, जहाँ एनआरआईज थे, जो अप्रवासी भारतीय थे, उनके बीच में कार्यक्रम था।
उन्होंने किसी मीडिया को बोला कि ये बाइट दी है क्या? वो अपने देश के लोगों से बात कर रहे हैं। अरे जो एनआरआई थे, मतलब जो जिनके एनआरआई स्टेटस हैं, वो जरूरी नहीं है ना कि ठीक है एनआरआई से ही करो। अब देश में तो आप बात कर नहीं रहे हो। कान में तेल डाल के और साफ करके हम उनके कान में कहेंगे, ये हमको डिसाइड करना है कि हमको हमारी बात कहां कहनी है। ठीक बात। नेहा जी, देखिए नवीन जी, जब भारत में कोई सुन ना रहा हो तो इस प्रकार की बौखलाहट तो होगी, इस प्रकार की हताशा तो बहुत स्पष्ट है और स्वाभाविक भी है। पर राहुल गांधी जो है वो आज के समय पर हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं। एक गलती करने के बाद उन्हें लगता है कि अब इससे बड़ी गलती कैसे की जाए, और इसीलिए सिंगापुर से लेकर लंदन तक के जितने भी राहुल गांधी जी के विदेश के दौरे हैं, वो क्या करने जाते हैं ये तो हिडन एजेंडा है, और ये शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे कि ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट है जो कभी कभी भारत आते हैं, वो वहां पर जाकर प्रेम्बल को भी नकार रहे हैं और भारत को एक नेशन की तरह संबोधित नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मेरी नजर में तो नेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये जो परम विद्वान राहुल गांधी जी हैं, जब देश के अंदर कहीं पर सफलता नहीं मिलती है, गिनती के 2 राज्यों में इनके जो है सरकारें बचती हैं, तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जी वहां पे केरोसिन की बहुत बात कर रहे थे, तो पूरे देश को याद आया कि 84 में जो केरोसिन लेकर ये घूम रहे थे, जिस तरीके से सिखों के गले में टायर डाला था, और केरोसिन इनके जो बड़े बड़े नेता हैं उसमें से एक महानुभाव मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 महीने के लिए, उनकी क्या भूमिका थी ये तो देश भूला नहीं है। और आज भी क्योंकि अनुभव लंबा चौड़ा है, जिस तरीके से सिखों का नरसंहार किया इन्होंने 84 में केरोसिन डालकर, उसका इतिहास इतना गहरा है कि इनके मन से अभी भी वो केरोसिन वाला भाव नहीं निकला है, और कहीं पे भी ढूंढते रहते हैं कि कहां पर धार्मिक उत्माद फैला दे, कहां पर झूठे ट्वीट कर दे, किस तरीके से टूल किट एजेंडा चला दे, और वो जो चिंगारी है कहीं किसी तरीके से लग जाए। अब अभी यहाँ पे फिरोज भाई बैठकर कह रहे थे कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये वही देश है जिसने कोरोना पैंडेमिक में अपने नागरिकों को दोनों डोज देकर मुफ्त में सुरक्षा मुहैया कराई है, और सिर्फ देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर एक छवि बनाई है, और विश्व में वसुधैव कुटुंबकम जिसको हम मानते हैं आज उसको धरातल पर उतार कर दिखाया है। जितनी देश में वैक्सीन लगी, बाहर भी उतना ही जो भी हमारी तरफ से हो सका, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, दवाइयां हो, वैक्सीन हो, वो उपलब्ध कराई हैं। आज जिस तरीके से भारत का नाम हो रहा है, शायद फिरोज जी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और राहुल गांधी की हताशा तो बार बार ये दिखाती ही है। जब ये देश को खतरे में बताते हैं तो मुझे फिर याद आता है इंदिरा गांधी का वो दौर जो डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा खतरा था, और इमरजेंसी लगाने का काम इनकी पार्टी से आने वाली इनकी शीर्ष नेतृत्व सम्मानीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। जिस तरीके की ये लोग बात करते हैं, देखिए नवीन जी, हमें भी यह मौका मिला था जब शिवराज जी विदेश की धरती पर थे, और वहां पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या मनमोहन सिंह अंडर अचीवर हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो ये दिखाता है कि आपकी देश के प्रति भावना क्या है, आपकी देश के प्रति सोच क्या है, किस तरीके से आप देश को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये इनकी कुंठा है और कुंठा के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास की बात करती है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान योजना हो, वहां पर ना ये देखा जाता है कि वो सरिता है, ना ये देखा जाता है कि वो सुल्तान है। सभी को एक बराबर का अधिकार। सुन लीजिए, वन बाई वन चलने दीजिए। अरे फिरोज जी, वन बाई वन चल। नहीं दूंगा मैं, नहीं सफाई नहीं इनको, ये जब तक इस बात का जवाब नहीं, अरे ये आप जो हम इस देश में हम क्यों जो है कंसल्टेशन कहलाते हैं, बताइए ना। मेरी बात सुनिए ना। अरे मेरा कहना ये, आप अपनी बात रखिए, अपना बात रखिए, मतलब आप इनसे कहेंगे नहीं वही बोलिए जो आप चाहते हैं, तो फिर तो हो गया बोलना। मैं तो सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ नवीन। नहीं भाई, आपके सवाल का जवाब, अरे आपने सवाल पूछा, इनका जवाब आपके लिहाज से गलत हो सकता है, या हो सकता है जवाब ही ना हो, तो छोड़िए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। यही तो लोकतंत्र है, आपको डिसाइड कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि परम शिव भक्त जो दत्तात्रेय जिनका गोत्र है, वो विदेशी धरती पर जाकर वो शिव भक्त बता रहे हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं।
अब ये यहाँ पर जब बात करते हैं तो कम से कम इतना बता दें कि जब आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं या भेदभाव की बात करते हैं या केरोसिन की बात करते हैं, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक्स थी वहां पर आपने किसी भी आक्रांताओं को ये बताया कि क्या बर्बरता उन्होंने की? आपने स्पेशल हीरोज बनाकर दिखाया, रोडों के नाम आपने उनके नाम से कर दिए। आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि अगर रिसोर्सेस पे पहला अधिकार किसी का है तो वह अल्पसंख्यकों का है। तो जो आंशिक तौर पर आप मुस्लिम देश बनाकर चल रहे थे, अगर आज उसको समानता के तौर पर देखा जा रहा है तो इनके पेट में दर्द होता है। और हाल ही में जिस तरीके के चुनाव के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए 399 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 378 की तो जमानत जब्त हो गई। लड़की आ गई थी, लड़की वो लड़ सकती हो के लिए, क्योंकि लड़का निकम्मा है, लड़का देश में से ज्यादा विदेश की धरती पर पाया जाता है। तो इस प्रकार के जब कैंपेन सुपर फ्लॉप होते हैं तो ये कुंठा जो है वो विदेशों में जाके निकालते हैं। मैं समझता हूँ हर्षवर्धन जी, समझता हूँ हर्षवर्धन जी। आइडियाज फॉर इंडिया को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जो चर्चाएं हुई, भले ही वो एनआरआई लोगों से हुई, लेकिन अब चूंकि वो सार्वजनिक हैं, आम है, सब सुन सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार तो जब राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तो वो देश की नुमाइंदगी करते हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे में नहीं होते हैं। पहली बात उनको समझनी ये चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, जो कि हम लगातार बात उन पे करते रहते हैं देश के भीतर, उन पे बात बाहर करना कितना जायज है? एक मैं आपको नहीं बताऊं कि ये जो प्रोग्राम था, जो मुझे फोटोग्राफ दिखाई दिए सरसरी तौर पे इंटरनेट पे, उसमें केवल विपक्ष के नेता ही दिखाई दिए। क्या बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे? तो अगर आप आइडियाज फॉर इंडिया की बात आप करेंगे तो बीजेपी के लोग भी आने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो केरोसिन वाला बयान था और जो दूसरे उनके बयान थे, ये अवॉइड किए जा सकते थे। देश में सांप्रदायिक माहौल है और लगातार ये माहौल जोर पकड़ रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहते तो जो भारत का सॉफ्टवेयर पावर है उसकी बात आप कर सकते थे। गणित में हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, भारत किस तरीके से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उस पर आपके विचार आते। लेकिन ये जो सतही आरोप प्रत्यारोप, उन्होंने पूरा फोकस उनका संघ और भारतीय जनता पार्टी पर रहा। इसमें क्या आइडिया कह रहा हूं, अगर आप आइडियाज फॉर इंडिया की आप बात करेंगे तो हमारे बच्चे जो विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मौके होने चाहिए, और जो यूरोप की शक्तियां हैं वो उनको वीजा कम क्यों दे रही है, इससे बात हो सकती है, लेकिन बात नहीं की उन्होंने। मैं से अगर फिरोज जी को बुरा न लगे तो फिरोज जी एक प्रश्न पूछूं मैं, एक प्रश्न पूछ लूं मैं? जी बोलिए ना भाई। नहीं मतलब अन्यथा नहीं लेना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने देखा कि इस देश में जब भी कोई बड़ी धार्मिक यात्रा होती है एक बहुसंख्यक वर्ग की, चाहे अमरनाथ जी की हो चाहे वैष्णो देवी, संगीनों के साये में और बंदूकों के साये में होती। किस डर से होती और किन के डर से होती? और 70 सालों में ये हम खाई नहीं पाट पाए तो क्या कमी थी और किसकी कमी थी? इस आइडिया पे कोई बात करेगा? आज जिस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कहा जाता है जो अमरनाथ यात्रा है, उसको जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का है, 1000 करोड़ का वो बजट एलोकेट करके देती है वहां की विधानसभा जो है अमरनाथ, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए। और जितनी बाबा अमरनाथ यात्रा की जितनी यात्रा है, आप अगर वहां के मुसलमानों के यहाँ जाइए पहलगाम में तो वो बम बम बोले लिखा हुआ मिलेगा, बाबा अमरनाथ की जय लिखा हुआ मिलेगा, केसरिया रंग से उनके घर के दरवाजों पर लिखा हुआ मिलेगा। और वो लोग किस तरीके से खिदमत करते हैं वो देखिए। हाँ, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन आतंकवादी गतिविधियों के तो खिलाफ हम भी हैं कि बिल्कुल पुरजोर तरीके से हमारी फौजों तो अभी आपको एक आप ऐसा कैसे मान रहे हैं कि जो सरकारें चल रही हैं वो आम आदमी को रोंद रही हैं? आपको कहां लग रहा है, कहां आपको लग रहा है कि किसी सामान्य आदमी को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है? आतंकवादी को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है तो घोषित रहने दीजिए। देखिए, जो केरोसिन डालने की बात है, आप देखिए खड़ा होके लोग कह रहे हैं इस देश में कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो। उन्होंने कहा आपको आपकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं देंगे हम, आप कुछ नहीं, हम है ना जो है समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, आपको आपके अधिकारों का अधिकार नहीं देंगे। समान नागरिक संहिता तो सब, अरे समान नागरिक संहिता तो आपका अधिकार क्या हुआ? जो समान नागरिक संहिता है तो सबके लिए होगी ना। जो भी आर्टिकल 25 कहता है कि जो भी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है वो हमारी उसको जो संविधान है वो मान्यता देता है।
और क्रिमिनल लॉ जो है वो तो पूरी दुनिया देश का एक है। आप चोरी करिए तो भी आपको वही सजा, मैं चोरी करूं मुझे भी वही सजा है, कोई जैन साहब चोरी करेंगे उनको भी वही सजा है। लेकिन जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला है आप उसको खत्म करे दे रहे हैं। अभी वो क्रिश्चियनों को लेके एक रैली निकाल रहा है। आप देखिए कि 125 साल पुरानी जो मूर्ति थी वहां पंजाब ये हरियाणा में वो मूर्ति तोड़ दी। मुस्लिम समाज अगर है ना खुले में नमाज पढ़ने जा रहा है तो नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, गवर्नमेंट लिख के ऑर्डर करती कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया शौच मत करो, बुरे काम मत करो खुले में, ये बात तो अच्छी बात लगती है। लेकिन कोई अगर प्रार्थना कर रहा है और उसके पास जगह नहीं है और अपनी प्रार्थना के लिए उसने जगह बनाई तो वो भी खत्म कर दीजिए आप। और देश के प्रधानमंत्री खड़े होके कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश में शमशान है तो कब्रिस्तान भी बनना चाहिए, कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री, हमारी सरदम संभाव की संस्कृति है। प्रधानमंत्री तो एक है ना। नहीं, इसको जो लोग वो आप जिसको सर्वधर्म संभाव बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो तुष्टीकरण है। बड़े लंबे समय तक खराब चीजों को पालन पोषण किया गया उनको। आपकी परिभाषा उन्हें मैच नहीं करती ना। नहीं, वो उनको सरदम संभाव की परिभाषा क्या लगती है कि मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, 130 साल पुरानी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकाल के तोड़ दो। अरे 130 साल की छोड़ो, 1300 साल की जरा अफगानिस्तान में देखो बामियान में क्या खेल किया है। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं, ये कौन से अफगानिस्तानियों से कम है, ये भी तो तालिबानी है। तो उनको सजा उनको सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी, उनकी गवर्नमेंट थोड़ी बन रही। अरे मिलना चाहिए ना। वो तालिबान में क्यों देख रहे हो? तुम अपना देश देखो ना पहले, आप क्या हो, आपके नागरिक क्या हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आइडियाज फॉर इंडिया इंग्लैंड करोगे अपना देश के। चलिए, आइडिया फॉर इंडिया ये नहीं है, आइडिया फॉर इंडिया है सरदम संभाव। और आप केरोसिन छिड़क रहे हो, नफरत फैला रहे हो, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। चलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं, नेहा जी आप क्या, आपसे चाहूंगा इनकी जो फिरोज जी ने बोला है, आप सुन तो लीजिए फिरोज जी। आइडियाज फॉर अब बोल लीजिए, एक बार और बोल लीजिए। आइडियाज फॉर इंडिया, आइडियाज फॉर IND ये है कि मेरा बस आइडियाज फॉर इंडिया राहुल जी का जो भी हो, लेकिन आइडियाज फॉर IND ये है कि आप अपनी बात रख लो, नेहा जी अपनी बात रख लें, हर्षवर्धन जी उसका विश्लेषण कर लें, जनता निर्धारित कर ले। आप एक कर लीजिए। मेरा टाइम निकल चुका है, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। बोलिए, एक लाइन बोलने दीजिए। बोल। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा कि इंडिया विल बी कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पढ़ लीजिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा है। थोड़ा प्रियम्बल पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। जी आप पढ़ लीजिए। अब नेहा जी बोल लीजिए, नेहा जी बोलिए। अरे आप रहने दीजिए। हाँ जी नेहा जी बोलिए। A man who does not have idea about himself is talking about idea of India। तो ये राहुल गांधी की स्थिति वही है, अपना खुद का तो आइडिया पता नहीं, इंडिया के आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी वहां जाके बता रहे हैं कि लद्दाख की जो स्थिति है वो यूक्रेन जैसी है। वो वैसा ही जैसे आलू में से सोना निकाल रहे थे, अभी उन्हें लद्दाख यूक्रेन जैसा लग रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। अरे भैया, जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आता है कोई, तो आप उसको जेल में ठूसने का काम करते हैं। आपके पास भी घर है, जगह है, अंदर बैठकर नमाज पढ़िए। वो जो एम्बुलेंस निकलती है, वो जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो आप लोगों को तकलीफ देता है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री और आपकी जो तुष्टीकरण की रणनीति शुरू से रही है, जिसमें आप रिसोर्सेज भी एक वर्ग तक सीमित करके रख देते थे, उसी का ये जो है एक तरीके का रिफ्लेक्शन है जो वहां पर विदेशी धरती पर नजर आता है। पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है नवीन जी, इसमें जनता ने निर्णय इनको लेकर हमेशा वक्त वक्त पर किया है, और आज भी ये सामने आ गया है कि इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, जो देश को बदनाम करने की जो नीतियां हैं, वो सफल नहीं होने वाली। क्योंकि आज जो विश्व भर में भारत का परचम लहरा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो सबके सामने है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। हर्षवर्धन जी, बहुत माफी चाहूंगा, क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राहुल जी बोले हैं वहां आइडियाज फॉर इंडिया के लिए, मेरे को लगता है कि अगर वो अच्छे आइडियाज लेते कि लोग ऐसा चाहते हैं और फिर वो बताते, एक्चुअली उन्होंने इंडिया को वहां
डिस्क्राइब किया कि ऐसा है अभी हमारे देश में, ऐसा ऐसा चल रहा है। उन्होंने लोगों को बोलने देते, भाई लोग बोलते कि नहीं ऐसा समस्या है, ऐसी इशू है, हम ऐसा फील कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार वहां हैं। तो ये जो राहुल जी ने बोला है, एक मंच पर गए, देखिए दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि जब मैं बोलता हूं तो नुकसान होता है कांग्रेस को, लेकिन जो ये जिस तरह से ये चित्र उभर के सामने आ रहा है, मुझे इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे दिख रहा है, मतलब मैं, हो सकता है मैं गलत हूं। राहुल गांधी को ये जानना चाहिए कि अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको नुकसान हो जाएगा, उनकी पार्टी को। बावजूद इसके उन्होंने ऐसी बातें की और भाजपा को मौका दे दिया। देखिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को भाजपा जिस तरीके से उठाती है वो उसकी यूएसपी है, आप उसमें जीत नहीं सकते। तो एक मौका आपने दिया। नंबर 2, और मैं जो अटकलें हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग वहां गए थे विपक्ष के, वो एक लेफ्ट इंक्लाइंड कोएलिशन की तरफ संकेत देते हैं चुनाव से पहले भारत में। और हम देखते हैं कि राहुल गांधी जो कि बोल चुके हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो लड़ नहीं सकती बीजेपी के साथ। अब वो कितना उनको अपनाते हैं, देखते हैं। ठीक, समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अगर कहीं आपको केरोसिन छिड़का हुआ नजर आ रहा है तो दिया सलाई क्यों दिखा रहे हैं जनाब? तपती हुई जमी है, जलधार बांटिए। नफरत का दौर है तो प्यार बांटिए। क्यों नफरती बातें कर रहे हैं? क्यों बता रहे हैं कि नफरत? और क्या आग से आग बुझाएंगे? तो बुझाएंगे तो फिर खुद ही जलेंगे। वर्तमान में जो ये आइडिया था, कोई भी नहीं कहेगा व्हाट एन आइडिया सर जी, और फिर जब आइडिया गलत हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी समझना पड़ेगा कि ये विचार जो है क्या मूर्त रूप लेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।